तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फ्रिक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर फील्ड के लिए, चाहे वो 11th हो, नीट हो, जेईई मेंस हो। मैकेनिक्स भी एक चैप्टर होता है, उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग के फील्ड में खास के इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो फ्रिक्शन का ये तीसरा लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर है। इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शंस बताए गए थे। आज आपको इनके नियमों के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है आपको याद होगा, सेल्फ एडजस्टिंग कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये फ्रिक्शन के डिफिनीशन में बताया गया था और मैंने दो नारा याद करवाया था, नो फोर्स नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो फोर्स नो फ्रिक्शन और नो कांटेक्ट नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन। जब तक फोर्स नहीं फ्रिक्शन नहीं, और जब तक कांटेक्ट नहीं फ्रिक्शन नहीं। चलिए बोले तो चलिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, या लॉज ऑफ, देखिए इसका तीन नाम है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिबर्टिंग फ्रिक्शन या कूलम्ब्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। तीनों एक ही है। कूलम्ब साहब ने ये लॉ दिया है जिनके सम्मान में कूलम्ब लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो डिफिनीशन से ही मिल रहा था कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे फ्रिक्शन नहीं होगा। फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। किधर? जिधर हम फोर्स लगाते हैं उसके ठीक अपोजिट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम आगे पुल कर रहे हैं, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे ये टेबल है, ये ब्लॉक है, दोनों का एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, दोनों के बीच में ही एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो पहला लॉ ये कहता है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। दूसरा लॉ कहता है कि द फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये जो n है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये बताया गया था व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक टेबल है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, इनका वेट एक्शन के रूप में, एक्शन फोर्स के रूप फॉर्म में वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक इस एक्शन का रिएक्शन होता है। ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो एक रिएक्शन फोर्स इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे वर्टिकली अपवर्ड लगता है, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एफ प्रोपोर्शनल एन, एफ बराबर म्यू एन लिखते हैं, जहां म्यू का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का नाम सेकंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इन्होंने सेकंड लॉ से फ्रिक्शन का फार्मूला मिलता है। फ्रिक्शन का फार्मूला कहां से मिलता है? सेकंड लॉ से मिलता है। तो क्या फार्मूला आ गया फ्रिक्शन का? F इक्वल, और याद करें भी फ्रिक्शन को किसे नोट किए? स्मॉल f से। फार्मूला क्या हो गया? म्यू इनटू n। म्यू इनटू n मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या मतलब होता है? डायरेक्टली का मतलब क्या? एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, और एक घटे तो दूसरा भी घटे। तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एफ प्रोपोर्शनल एन के। एन जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एन कम होगा फ्रिक्शन कम होगा। अब इसको हम प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लाएंगे तो कोई कांस्टेंट लाएंगे। तो कांस्टेंट यहाँ क्या लाते हैं? म्यू लाते हैं। म्यू का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और थर्ड लॉ कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम हो या ज्यादा हो, उससे फ्रिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। जैसे देखिए एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक बार हॉरिजॉन्टल रखा, एक बार वर्टिकल रखा। हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इतना एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा, लेकिन अगर वर्टिकल रखेंगे तो कम एरिया कांटेक्ट में आएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन क्या होगा? सेम होगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन कांटेक्ट सरफेस एरिया।
क्योंकि देखिए आप किसी ऑब्जेक्ट को चाहे हॉरिजॉन्टल रखें या वर्टिकल रखें, वेट तो सेम होगा, और वेट सेम होगा तो नॉर्मल एक्शन सेम होगा, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो थर्ड लॉ जो है वो एक तरह से क्या है, सेकेंड लॉ में ही छिपा हुआ है। थर्ड लॉ कहाँ छिपा हुआ है, सेकेंड लॉ। और फोर्थ लॉ कहता है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, लकड़ी के लिए अलग होता है, लोहे के लिए अलग होता है ना, कपड़े के लिए अलग होता है। नेचर ऑफ द सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये चौथा नियम आपका क्या है कि नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। आइए यहाँ पे एक नया टर्म आ गया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इनका क्या डिफरेंस, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सवाल ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन सेकंड लॉ से लिखते हैं। सेकंड लॉ F इक्वल म्यू एन, म्यू इक्वल F बाय एन। व्हाट इज F, फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड लॉ से ही डेफिनेशन भी मिल रहा है किसका, म्यू का। म्यू क्या है, नाम बोलो, म्यू का नाम बोलो, कोफिशिएंट। ये क्या है, तो रेशियो है। बाई में है तो क्या बोलेंगे, रेशियो किसका, कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ और कितना नॉर्मल रिएक्शन है। द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स and normal reaction, the ratio of friction force and normal reaction force is called coefficient of friction, denoted by mu। mu का फॉर्मूला F by n होगा। F से क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, n से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसका बताओ यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। 2 मिनट बैठो ना, खत्म हो रहा है। यूनिट क्या होगा इसका, क्या होगा यूनिट, नो यूनिट। यूनिट निकाले, यूनिट कहाँ से निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं ना। फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दोनों ही फोर्स है। फोर्स का कोई यूनिट होता है, नहीं होता, होता नहीं है, न्यूटन में न्यूटन, हाँ ना, आप लोग न्यूटन नहीं होता है।